Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome again. Hope you might be fine and well. Dear students, today we are going to start the same chapter, that is the making of global world. यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड या ग्लोबल वर्ल्ड, मॉडर्नाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये कैसे वजूद में आया या ग्लोबलाइजेशन कैसे वजूद में आई, या जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज ये दौड़ धूप देखते हैं या इतनी मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमने पहले पढ़ा है, इसका हिस्टोरिकल ग्राउंड वाज दैट the discovery of sea routes and trade, migration of people in search of work or in search of food. This was the main reason behind the making of the global world. So far as the historical background is concerned, in the earlier times, the travelers, the traders, the priests, pilgrims, they traveled vast distance of land they were in search of knowledge, they were in search of opportunity, they were in search of many things. So when they traveled from one country to another country, they carried the same, their goods, their money, their values, their skills, ideas, inventions. So this led the modernization. And at the same time, when the sea routes were discovered, especially discovery of America, discovery of sea routes, so this led the expansion of trade, migration, and various things. So, dear students, by this process the world changed. इससे वर्ल्ड में चेंज आती है क्योंकि 19th सेंचुरी जो 19th सेंचुरी 1815 और 1914 से शुरू हो जाता है, इसमें वर्ल्ड पूरा चेंज आ जाता है। इकोनॉमी चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल चेंज आ जाती है, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ये हमने पढ़ा है। इसमें जो मेन वजह जो है, इसमें एक माइग्रेशन हो जाती है, दूसरा ट्रेड हो जाता है। माइग्रेशन करते हैं और ट्रेड करते हैं, ये बिजनेस करते हैं एक दूसरी कंट्री के साथ, एक कंट्री दूसरी कंट्रियों के साथ, और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये हमने 19th सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, किस तरह ये पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे शेप हो जाती है। वहाँ पे हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग होता है, इनका ये क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर का सेक्टर अलग होता है, जहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कुछ कॉर्न लॉज लगाए गए थे, उन पे पहले रिस्ट्रिक्शंस की गई क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो अच्छा था, मॉडर्नाइजेशन के लिए वो अच्छा था, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए वो ठीक था, अर्बन डेवलपर्स के लिए वो ठीक था, लेकिन जो एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे उनके लिए वो अच्छा नहीं था। तो वो हमने पढ़ा है इसकी, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी जब चेंज होता है, चेंज हो जाती है, वहाँ पे वो कारण ला हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द लेट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, भी उसके बाद हमने पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द लेट 19th सेंचुरी। थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ा है और रिवाइज करेंगे ताकि समझ में और आ जाए। लेट 19th सेंचुरी जो होती है, इसमें एक नया एक सिस्टम वजूद में आ जाता है, दैट इज कॉलोनियलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेड फ्लोरिश हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ट्रेड, मार्केट्स एक्सपेंड हो जाते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन आ जाती है, मशीनों का सिस्टम आ जाता है। इसके दो साइड है, यानी कि एक ब्राइट साइड है, दूसरा डार्क साइड है इसका, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या हम कहेंगे मॉडर्नाइजेशन का। ब्राइट साइड जो इसका है दैट वाज द, और वी कैन से पॉजिटिव साइड, ये खुशहाली का था, प्रॉस्पेरिटी का था।
इसमें क्लोज हो गई, कंट्रीज क्लोज हो गई, इंटरलिंक हो गई, यानी कि ग्लोबल ये बन गया, क्लोज रिलेशनशिप इनकी बन गई। इसके साथ साथ एक्सपेंशन, ट्रेड एक्सपेंड हुआ। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। इस डार्क साइड में क्या होता है, यानी कि नेगेटिव साइड इसके क्या था, या लिमिटेशन इसके क्या थे। यहाँ पे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन आ जाती है, यानी कि इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन हो जाती है। जैसे गाँव में आपको कोई रहना नहीं चाहता है, सब यहाँ पे अब शहरों में रहने लगे। वहाँ पे पॉपुलेशन क्राइसिस हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वहाँ पे होता है, जिस तरह यूरोप में हो जाता है। माइग्रेशन वहाँ पे हो गई। अब इसको काबू में लाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने, क्योंकि ये मोर पावरफुल थे, इनके पास इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर वेल डेवलप्ड ये थी। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस अर्बनाइजेशन को, पॉपुलेशन क्राइसिस को, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, रिलीजियस कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे वहाँ पे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्होंने अब माइग्रेशन शुरू करनी। माइग्रेशन के साथ साथ अब इसने ट्रेड किया, उनके साथ ट्रेड किया। यहाँ पे जो ये कॉलोनियलिज्म का ये यहाँ पे एक निकलता है कि कॉलोनियलिज्म किसको कहते हैं। कॉलोनियलिज्म रूल ऑफ ए पावरफुल कंट्री, रूल ऑफ ए पावरफुल कंट्री ऑन other countries, ruling of a powerful countries on other country by and conquering their lands and also exploiting their resources. So कॉलोनियलिज्म का जो मिशन था या मकसद था, इसके कुछ पर्पस इनका था। एक तो वहाँ पे रूल करना, दूसरा इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, तीसरा इनके रिसोर्सेज जो थे इसको एक्सप्लॉइट करना, और उनके लैंड्स जो थे उनको अपने कब्जे में लाना। यानी कि पहले रूल करना, फिर एक्सप्लॉइट करना, उसके बाद कन्क्यूर करना। लेकिन ये डायरेक्टली ये नहीं करते थे। इनका पहला स्टेप इन्होंने काम किया इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यानी कि यूरोपियन पीपल ने, इन्होंने पहला रुख अमेरिका किया था। डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स के बाद डिस्कवरी ऑफ अमेरिका जब हो गया, इन्होंने वहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ की थी। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पे प्लांटेशन की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके बाद वहाँ जो फूड निकला इनको, वो एक्सपोर्ट किया गया यूरोपियन कंट्रीज़ को, यानी कि अपना इनको फ़ायदा अपने ही कंट्री को, और माइग्रेशन भी होगी। इसी के साथ साथ इन्होंने काम किया, एक कॉन्टिनेंट एक होता है जो इनका हमसाये होता है। अगर हम मैप पे इसको देखा जाए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के ऊपर साइड जो है दैट इज़ द यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पे ये जर्मनी वर्मनी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये काम करते हैं ब्रिटेन जो होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इनके पास ये पावरफुल कॉलोनियल कंट्रीज़ होती है। अभी यहाँ पे काम करते हैं। ये क्यों वहाँ पे जाते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं? इसकी वजह ये होती है कि ये अट्रैक्ट हो जाती है, ये बहुत लालची और चालाक होते हैं। इनके पास बहुत सारा लैंड होता है, इन अफ्रीका वालों के पास सीधे साधे ये लोग होते हैं। पॉपुलेशन इनकी कम होती है, लैंड इनका ज़्यादा होता है, रिसोर्सफुल ये होते हैं, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली गोल्ड इनके पास होता है। तो ये कोशिश करते हैं वहाँ जाने की। जब ये वहाँ पे जाते हैं, पहले उनके साथ ट्रेड, प्लांटेशन, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं, जैसे ब्रिटिश वालों ने इंडिया में किया था। तो अफ्रीका पे इसका क्या असर पड़ता है, इस कॉलोनियलिज्म का क्या असर वहाँ पे पड़ता है, वो हम देखेंगे। पहले वो तैयार ही नहीं थे, दे वर नॉट रेडी टू विलिंगली रेडी टू एक्सेप्ट देम एज बीइंग देयर बॉस, क्योंकि उनके पास दे वर सेल्फ सफिशिएंट, फुली सेटिस्फाइड वो थे, पूरे मुतमईन थे, उनकी इकॉनमी अच्छी थी। लेकिन जब ये वहाँ पे जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट इनकी डायरेक्ट इनकी इकॉनमी पर जाता है, यानी कि इनकी प्रोडक्शन पे, इनकी कंजप्शन पे, इनकी लाइवलीहुड पे, इनके माश पे, इनकी रोज़ी रोटी पर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट इन पर चढ़ता है।
तबाही मचती है, इनकी इकॉनमी और लाइवलीहुड इनका पूरा ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्राइसिस इनको भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स इनको भी हो जाते हैं इन यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रीज़ को। ये वहाँ पे जब जाते हैं ये प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं और मिनरल्स जो वो उन पे कंट्रोल ये करते हैं। वहाँ के ओनर्स, लैंड ओनर्स, वो मिनरल ओनर्स वो बनते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के। वहाँ से जो भी मिनरल्स निकलते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, स्पेशली गोल्ड, यानी कि अपनी कंट्री को। वहाँ पे अब क्राइसिस शुरू होगी। वहाँ पे कुछ क्राइसिस ये होगी, शॉर्टेज ऑफ लेबर इनके पास हो गया, यानी कि इनको मजदूर नहीं बनते थे काम करने के लिए। अब इस को कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन वाले बड़े चालाक थे, इन्होंने टैक्स को इम्पोज किया। टैक्स को जब इम्पोज किया तो उन पे बोझ बढ़ गया, उन अफ्रीका वालों पे। अब इसके साथ साथ इन्होंने इनहेरिटेंस लाज जो थे, लैंड के जो विरासत के जो कुछ लाज थे, उन्होंने उनको चेंज किया। ये बाप के मरने के बाद उनके औलादों को, उनके बच्चों को वो उनकी विरासत मिलती है, लेकिन उसको चेंज किया गया दैट वन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज अलाउड टू इनहर्ट देयर लैंड। फैमिली में से एक ही को विरासत मिलती थी लैंड में, बाकी बेचारे बेकार हो जाए। उस बेकारी की वजह से फिर वो उनके माइनस में काम करने लगे। जब उनके माइनस में वो काम करने लगे, उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनको की, फ्री मूवमेंट नहीं होने दिया उनको। तो ये था इसके बारे में 19th सेंचुरी के बारे में, लेट 19th सेंचुरी के बारे में। अब जो आने वाला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ द रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। इसके लिए अलग वीडियो क्लास बुलाना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको, जिस तरह मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बोर्ड में भी ये एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये कहाँ से कहाँ तक आए थे यूरोप वाले, पहले यहाँ पे अमेरिका जाते हैं, तो अब कॉलोनियल कंट्रीज़ जब ये पावरफुल ज़्यादा बन गई तो अब अफ्रीका ये जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये आज का टॉपिक जो है रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लैग एक्चुअली था, तो लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ईद भी बीच में आ गई, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगा आपको। जिस तरह मैं अपने तौर तरीके से मेहनत करता हूँ, इस तरह आप भी घर में बैठ के हमारी जो क्लासेस हैं उन पे उनको एक तो आप हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ज़ोर दो, और आपके पास सब कुछ अवेलेबल है इस वक्त, मोबाइल भी है, आपके पास वो गाइड्स भी हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक्स भी हैं। आप अपनी हैंड राइट को बूस्ट अप करो और थोड़ा सा हमारी इन वीडियोस को जो है इनको भी आप गौर से सुनो और उस पर मेहनत करो।